नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ समाजवादी पार्टी में वर्चस्व का जंग और उसी जंग में अब तंत्र मंत्र भी स्वाहा हो रहा है। जी हाँ, तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द अब चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि हालांकि पहले रामगोपाल यादव ने दरअसल रविवार को ये पूरी बात छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश की साइकिल पंचर हो जाए, इसके लिए शिवपाल और उनका खेमा मिलकर तंत्र मंत्र का सहायता ले रहे हैं। नरेश अग्रवाल खुले में आ गए हैं। वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को अपने वश में करने के लिए शिवपाल यादव ने तंत्र मंत्र टोटका सब किया है। देखिए। समाजवादी कुनबे की घमासान में कहीं किसी तंत्र साधना का तो हाथ नहीं। क्या सियासी फायदे के लिए परिवार में किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा तो नहीं लिया? ये सवाल उठ रहे हैं तो इसकी वजह भी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैंप की कमान संभाल रहे रामगोपाल ने शिवपाल खेमे पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद से इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। शिवपाल ने जब आरोप सुने तो भड़क गए। हमने कभी विश्वास नहीं किया है, हमें ईश्वर में आस्था है, और जो ऐसी बातें हैं जो कह रहे हैं तांत्रिक और जादू टोना की बातें हैं, तो निश्चित हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। समाजवादी कुनबे के घमासान में तंत्र मंत्र का तड़का पड़ा तो चुनाव आयोग के अलावा एक नया ही मोर्चा खुल गया। पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिवपाल ने मुलायम को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। शिवपाल भाई तांत्रिकों पे इतना विश्वास करते हैं, मैं तो जानता हूँ ऐसा कोई तांत्रिक देश में नहीं छूटा हो जहाँ न गए हो, जहाँ तंत्र न कराया हो, जहाँ मंत्र न कराया हो। एक दिन तो हमारे हरदोई पहुंच गया ऐसी जगह तंत्र मंत्र कराने जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे क्षेत्र का स्थान था। तो रामगोपाल जी ने गलत क्या कहा है? तंत्र मंत्र को करके अगर नेताजी को वश करके कोई मुख्यमंत्री बनना चाहे तो मैं कहूँगा ये वही है जैसे रेगिस्तान में पानी देखने की। समाजवादी पार्टी में जब भी खटपट होती है तो सबसे पहले नाम सुर्खियों में आता है अमर सिंह का। जब चर्चा तंत्र मंत्र की चली तो फिर अमर सिंह का नाम उछल गया। सफाई देने खुद अमर सिंह आ गए, सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। का एक तांत्रिक अमर सिंह और शिवपाल इस खड़ेंद्र के खड़ेंद्रकारी है। विकास का दावा करने वाले लोग विज्ञान के इस युग में अपने समर्थकों के माध्यम से काला जादू और तंत्र और तांत्रिक की बात कर रहे हैं। बहुत खेद का और विषाद का और दुख का विषय है। मुलायम सिंह यादव को वश में करने के लिए शिवपाल पर तंत्र मंत्र करवाने के आरोप लगे तो अखिलेश खेमे में इन आरोपों को खूब हवा मिली। अमर सिंह की सफाई के बावजूद अखिलेश खेमे में अमर सिंह पर हमला बोलने का सिलसिला जारी रहा। अपने सियासी फायदे के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन एक ही खानदान में अपने फायदे के लिए तंत्र साधना के इस्तेमाल के आरोप चौंकाने वाले हैं। सत्ता और सियासत की चाहत में दुश्मनों से निपटने के लिए सियासी तीर और तलवार के साथ साथ पर्दे के पीछे की वो बातें, आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं जिन पर आज के वैज्ञानिक युग में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहत तो चाहत है, वो भी देश के सबसे बड़े प्रदेश की। इसलिए विज्ञान को दरकिनार कर तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास पर दाव लगाने की बातें उठ रही हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। क्या अमर सिंह और शिवपाल यादव सरिस्का में मिले थे यही तंत्र मंत्र कराने के लिए? उसके बाद हरिद्वार, विंध्याचल, अलग अलग जगहों पर यह सब कुछ कराया गया है, यही कहना है अखिलेश खेमे का। तो अब सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के कुनबे की ये जंग किस तरह से तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द घूम रही है, उसकी ये बस वानगी भर है। जी हाँ, पहले रामगोपाल यादव ने दरअसल ये आरोप लगाया कि शिवपाल यादव तंत्र मंत्र के जरिए अखिलेश की साइकिल पंक्चर करने की फिराक में है। उसके बाद से तो जैसे तूफान छिड़ गया। अमर सिंह बोलने लगे, शिवपाल यादव बोलने लगे। अमर सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि विकास का दावा करने वाले ये तंत्र मंत्र का आरोप कब से लगाने लगे, और इसीलिए
ये जो पूरी कहानी शुरू हुई थी, दरअसल बताया गया कि शिवपाल और अमर सिंह सरिस्का में मिले थे और उसके बाद विंध्याचल, हरिद्वार, अलग अलग जगहों पर जाकर हवन पूजन किया गया है ताकि अखिलेश के लिए बुरे दिन आ जाए। इसी पर अमर सिंह से लेकर शिवपाल यादव अब सफाई देते फिर रहे हैं। इस तरफ अलग जंग जो है उसका भी जरा जिक्र कर लें। चुनाव आयोग के सामने जी हां, दोनों ही खेमे की तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। अब रामगोपाल यादव यानी अखिलेश के खेमे ने कहा है कि साइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल ही हमें चुनाव चिन्ह में मिल जाए। ये उन्होंने चुनाव आयोग के सामने विकल्प रखा है। समाजवादी कुनबे में घर का घमासान सड़कों से होता हुआ चुनाव आयोग पहुंच गया है। सुलह के आसार कम होते जा रहे हैं। जंग अब समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर पहुंच गई है। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बोले कि अब चुनाव चिन्ह कोई भी हो, चुनाव वही प्रत्याशी लड़ेंगे जिनके टिकट उनके दस्तखत से जारी होंगे। तो कम से कम 1200 में वही दस्तखत करना, इसी में चला जाऊंगा लखनऊ, दस्तखत करना शुरू कर देंगे। एओबी फॉर्म और एओबी फॉर्म पर जो हम देंगे उसी को टिकट मिलेगा। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि ये मामला बाप बेटे के बीच में है। बेटे को कुछ लोगों ने बहका दिया। उन्होंने रामगोपाल यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया। तो ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है। अब जो कहाँ होगा मैं पूछूंगा। इससे पहले मुलायम सिंह यादव अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग में उन्होंने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए दावा किया कि वही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश कैंप के दावों में कोई दम नहीं है। मुलायम ने चुनाव आयोग से कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक प्रक्रिया है जिसका पालन नहीं किया गया। रामगोपाल यादव को पहले से ही उनके पद से हटा दिया गया था, लिहाजा वो कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। उनके पार्टी से जुड़ने का ऐलान सिर्फ ट्विटर के जरिए हुआ था, जो कि मान्य नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया था, लिहाजा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का औचित्य ही नहीं पैदा होता। अखिलेश कैंप जिनके समर्थन का दावा कर रहा है, चुनाव आयोग उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए। उधर अखिलेश यादव के समर्थक रामगोपाल की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंच गए। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीखें पास आने की बात रखते हुए इस मामले में जल्द फैसला लेने की अपील की। इलेक्शन कमीशन हम लोग गए थे ये मांग करने कि जो पिटीशंस दोनों तरफ से हैं उस पर बहुत जल्दी फैसला कर दें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। हालांकि रामगोपाल यादव से नेताजी के अखिलेश को भरमाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो वो भड़क गए। सर, नेताजी ने एक शख्स को फिर ब्लेम किया है, कहा है कि एक ही शख्स। थोड़ी यार मैं कह रहा हूँ कि नेताजी को उस पर कमेंट नहीं करना है। भाई यार रिपीटिंग इट। चुनाव आयोग में साइकिल के लिए मची समाजवादी जंग के बीच मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर राज्यसभा चेयरमैन को सूचित कर दिया कि चूंकि रामगोपाल को पार्टी से निकाल दिया गया है, लिहाजा उनके राज्यसभा में बैठने का अलग इंतजाम कर दिया जाए। कमलजीत संधू, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। साइकिल के लिए इस जंग के बीच आइए एक बार फिर से आपको जरा उस खबर की तरफ लिए जाते हैं जिसमें तंत्र मंत्र का जिक्र हो रहा है। तो क्या सरिस्का, क्या हरिद्वार, क्या उत्तराखंड, क्या विंध्याचल, इन तमाम जगहों पर वाकई तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया ताकि अखिलेश के बुरे दिन आए। ये सत्ता का शॉर्टकट है। जमीन पर सियासी जंग के साथ साथ आसमानी ताकतों को साधने के लिए नेताओं का तांत्रिकों की शरण में जाना पुरानी रवायत रही है। नीतीश कुमार, शिवराज, चंद्रशेखर के साथ तांत्रिकों की तस्वीरें पहले भी कई बार आई हैं, लेकिन अब तंत्र मंत्र से नाम जुड़ा है समाजवादी कुनबे का। मुलायम सिंह के परिवार के धर्मगुरु कैलाशानंद महाराज का कहना है कि परिवार का कलह तंत्र मंत्र से तो नहीं निपटाया जा सकता, लेकिन परिवार के एक होने के लिए वो दुआ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ से इस प्रकार का कार्य संभव नहीं है। इस प्रकार का कार्य संभव नहीं है। हाँ, भगवती से मैं मनोकामना कर सकता हूँ, भगवती से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह परिवार एक हो। तंत्र साधना के देश भर में अलग अलग ठिकाने हैं।
मिर्जापुर के विंध्याचल के तारा मंदिर में भी विजय प्राप्ति की इच्छा लेकर राजनेता आते रहते हैं। यहाँ माँ बगलामुखी की पूजा होती है तो सर्व सिद्धि के लिए माँ काली का हवन होता है। तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए तंत्र पूजा होती है। बगलामुखी माँ की तंत्र पूजा ज्यादा लोग करवाते हैं सम्मोहन की दृष्टि से। देश के तमाम दिग्गज राजनेता तंत्र मंत्र का सहारा लेने समय समय पर विंध्याचल के तारा मंदिर में पहुंचते रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में स्वयं इंदिरा गांधी जी भी आती थी और यहाँ पर आकर के वो जो है विजयश्री की कामना के लिए भगवती की चरण में आकर के, उसकी शरण में आकर के उसका आशीर्वाद प्राप्त करती थी। उत्तराखंड में चुनाव सामने हैं, ऐसे में तांत्रिकों और कापालिकों के पास नेताओं का चक्कर काटना शुरू हो गया है। हरिद्वार के नारायणी शिवा मंदिर के पुजारी 15 दिनों की गुप्त पूजा करवा रहे हैं। किसके लिए ये पूजा हो रही है, ये बात भी गुप्त है। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इस दौरान अपनी चुनाव के अंदर विजयश्री प्राप्त हो, शत्रु पराजित ही पराजित हो, इसके लिए आ तो रहे ही हैं। कामयाबी के लिए नेता अघोर और सात्विक तंत्र पूजा का सहारा लेते हैं। बनारस के तांत्रिकों में ज्यादातर सात्विक पूजा का ही बोलबाला है। तंत्र विद्या दो तरह की होती है। एक अघोरी तंत्र विद्या होती है जिसके अंदर सिर्फ किसी को बर्बाद करने के लिए करने के लिए। एक विद्या होती है सामूहिक, जिससे कि किसी का प्रेम बढ़ाना, स्नेह बढ़ाना और किसी के अंदर आकर्षण पैदा करना, माने संपन्नता पैदा करना। 21वीं सदी में हमारे जन प्रतिनिधियों पर अपने फायदे और दुश्मन के नुकसान के लिए तांत्रिकों का सहारा लेने की बातें सामने आ रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता के लिए सियासत किस तरफ जा रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाराणसी में रोशन जायसवाल, मिर्जापुर में सुरेश कुमार सिंह के साथ मुदित अग्रवाल, हरिद्वार आज तक। पहाड़ों की बात जहां पर बर्फीला तांडव चल रहा है, सोचिए परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो सैलानी आए हैं वो अपनी गाड़ी, अपना सामान छोड़कर बस भाग रहे हैं किसी तरह जिंदगी बचाने। पहाड़ों पर खौफ की बर्फबारी। बर्फ अब आफत बनकर बरस रही है। बर्फ अब पहाड़ों पर चेतावनी दे रही है। बर्फीली चट्टानों के खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आया हिम युग। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तस्वीरें उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही भयंकर बर्फबारी की हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लग रहा है कि जैसे हिम युग आ गया है। सब कुछ जम गया है। वाहन, इंसान, पेड़ पौधे, मकान, दुकान, सड़कें, चौक चौराहे, जिधर देखो बर्फ की चट्टानें ही नजर आती है। गाड़ी पंचर है, बच्चे हमारे फंसे हुए हैं। गुरुद्वारे में हमें जगह मिली है, वो भी ओपन हॉल में। ठंड में रह रहे हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे 2 दिन से। ना बिजली है ना पानी है जी, 2 दिन से बुरा हाल है। गाड़ियां निकल नहीं रही, अपने अपने बंदे ढूंढ ढांड के कर रहे हैं। एमसी वाले आ रहे हैं, वो बुरा हाल कर रहे हैं। साइडों में गाड़ियां जहाँ फंसी पड़ी है उनके ऊपर, और बीच में सड़क से हटा के साइडों में बर्फ और डाल देता कि गाड़ियां और ना निकल सके। अभी भी लग रहा है कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी 1-1.5 फुट बर्फ हो चुकी है और लगता है कि और भी बर्फ पड़ेगी। यहाँ पाइपें सारी जाम हो चुकी है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आगे तो बहुत ही आने का मतलब ही नहीं बनता किसी गाड़ी का। वहाँ पे हमें खाने को 10 दाल और चावल मिले हैं होटल में। बाकी खाने का कोई सामान, क्योंकि वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है कुछ भी। सबसे पहले आपको हिमाचल के हालात से रूबरू करवाते हैं। हिमाचल में बर्फबारी अब जानलेवा बन रही है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है तो लाखों की संपत्ति तबाह हो चुकी है। शिमला में जो टूरिस्ट मजा करने आए थे अब किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। गाड़ियों और सामान छोड़कर बर्फीले रास्तों पर पैदल ही चल पड़े हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
इस तस्वीर को देखिए, ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर बर्फ ही बर्फ है। और इस बस डिपो को देखिए, यकीन कर पाना मुश्किल है कि यह तस्वीर शिमला की है। बस डिपो में बसें तो खड़ी हैं, लेकिन बर्फ में दबी हुई हैं। होटलों पर बर्फ जमी है, दुकानों पर बर्फ जमी है, मकानों पर बर्फ जमी है। रोड के इस साइन बोर्ड को देखिए, ये भी पूरा बर्फ से पटा पड़ा है। जहां तहां जैसे तैसे इक्का दुक्का वाहन चल भी रहे हैं, तो छतों पर 2-2 फीट की बर्फ लेकर ट्रक वालों ने तो इस भयंकर बर्फबारी में सरेंडर ही कर दिया है। और अब इस तस्वीर को देखिए, बर्फबारी की यह सबसे डरावनी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कंबल में एक शख्स पड़ा है जिसकी मौत हो चुकी है। यह शव 27 साल के निशांत वर्मा का है। शिमला की ढली में निशांत को ट्रक पर जमी बर्फ साफ करना मौत का सबब बन गया। ट्रक पर जमी बर्फ से ऐसा पैर फिसला कि मौत ने दबोच लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हालात ये हैं कि न तो बिजली है न पानी। शिमला में करीब 450 होटल हैं जो जैम पैक चल रहे हैं। शिमला में तकरीबन सभी सड़कें बंद पड़ी हैं। हड्डियां कपा देने वाली ठंड में लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। 2.5 फीट की बर्फ के बीच शिमला में करीब 2.5 लाख लोग राम भरोसे पड़े हैं। ऊपर से हिमस्खलन यानी बर्फीली चट्टानों के खिसकने की चेतावनी ने स्थानीय लोगों से लेकर टूरिस्टों को और भी डरा दिया है। जबरदस्त स्नोफॉल की ये तस्वीरें चंबा की हैं। यहाँ हिमस्खलन भी शुरू हो गया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल के डलहौजी में 2 से 3 फीट ज्यादा बर्फबारी हुई है। यहाँ के डायन कुंड में बर्फ का आंकड़ा 4 फीट को पार कर गया। पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला गया। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस औली भी बर्फ की सफेद चादर में ढका है। औली में बर्फ के शौकीनों ने डेरा डालकर ठंड का उत्सव मनाया। औली में पिछले 2 सालों के मुकाबले रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में बर्फबारी और ठंड का आलम यह है कि गंगोत्री घाटी के हर्षिल गंगोत्री में झरने समेत गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदी का पानी जम चुका है। अब पहाड़ों की यह बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बनकर गुजरने वाली है। तो दिल्ली, यूपी वाले भी कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कैसे हालात हैं आपने देखा। कश्मीर घाटी में भी सफेद संकट जैसे आ गया है और मौसम विभाग तो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में, मतलब ये बर्फ जब जरा कम हो जाए तो ठंड और भी भयंकर होने वाली है। जन्नत का जर्रा जर्रा बर्फीली चादर ओढ़े है। घर बार से लेकर दरख्त सब बर्फ से पटे पड़े हैं। सड़कें भी सफेद नजर आ रही हैं। तो आना जाना, घूमना फिरना मुश्किल है। अगर बाहर निकल भी गए तो सफेद आफत में फंसने की पूरी उम्मीद है। तस्वीरें बांधी हैं कि आखिर कैसे इस मौसम में कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। ट्रक, बस, छोटी गाड़ियां, सब की सब जहां तहां फंसी। हिम की चादर से लिपटी सड़कों ने चक्का जाम कर दिया है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सड़कें थोड़ी बहुत ठीक नहीं हो रही थी, ट्रैफिक सब हो गया। अच्छा, हाईवे बंद है, मतलब इस तरीके का अब आ गया, गाड़ी वाड़ी चलती है अब। लेकिन फिक्र नॉट, इस जमा देने वाली सर्दी और लगातार पड़ती बर्फ के बीच स्नो एक्सप्रेस मुसाफिरों को उनके मुकाम तक पहुंचा रही है। डिब्बों पर बर्फ जमी है, पटरियों के किनारे भी बर्फ इकट्ठा है, लेकिन बारामूला से बनिहाल के बीच चलने वाली ये ट्रेन अपना सफर अच्छे से तय कर रही है। 4 महीने की अशांति के बाद दोबारा शुरू हुई रेल सेवा इन दिनों जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को बड़ी राहत पहुंचा रही है। बहुत आसानी लग रहा है, आसान लग रहा है इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। इसके बरक्स सोमो या किसी और बस में सफर करना बहुत ही मुश्किल है। खासकर बारिश और बर्फ के दिनों में तो और भी ज्यादा मुश्किलात आ जाती है।
ट्रेन इसलिए पकड़ लिया हमने, जो रास्ता है छोटे छोटे गाड़ी बहुत तंग करते हैं सड़क पर। हाँ, आज तक ज़्यादा छोटे गाड़ी चलते हैं, इसीलिए ट्रेन को आसान पड़ता है, इसलिए ये सीधा जाता है, इसका कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तकरीबन 600 यात्री हर रोज इस स्नो एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं। कई इलाके जो बर्फबारी के चलते नजदीकी शहरों से कट गए हैं, वहाँ के लोगों के लिए तो ये ट्रेन वरदान साबित हो रही है। न कहीं फंसना, न कहीं रुकना, सफर कम वक्त में और सुरक्षित तरीके से पूरा हो रहा है। बारामूला से बानिहाल तक कश्मीर में चलने वाली ट्रेन की लोकप्रियता इन दिनों में कितनी यात्रियों के बीच में है, उसका अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। हर एक अब इसी बर्फ एक्सप्रेस में सफर करना चाहता है ताकि उसका सफर आसान भी हो और सुरक्षित भी। सफर की मुश्किल कम हुई है तो सोमवार को नेशनल हाईवे भी दोबारा खोल दिया गया, लेकिन कड़ाके की ठंड ने अब भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन बर्फबारी तो नहीं होगी, लेकिन ठंड वैसी की वैसी रहेगी। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब खबर राजधानी से। यकीन करना मुश्किल है, एक जल्लाद बेटे ने अपने ही पिता को नारियल काटने वाले चाकू से 32 बार घोंप कर मारा। इतना सिरफिरा हो चुका था कि पिता को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, मां तक के पीछे दौड़ रहा था उसे काटने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में कलयुग ही आ गया। एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता पर नारियल काटने वाले छुरे से पूरे 32 वार किए और पिता को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिता की हत्या करने के बाद वो अपनी मां का मर्डर करने के लिए फ्लैट के अंदर घुसा। जब मां ने फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला तो वो भागते हुए पड़ोस के फ्लैट में जा पहुंचा। यहां उसने एक महिला पर छुरे से वार किया। इसके बाद वो एक और फ्लैट में घुसा। इस तरह से एक सनकी बेटे ने पूरे सोसाइटी में भगदड़ सा माहौल मचा दिया। उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने खुद को फ्लैट के अंदर बंद कर लिया और गैस का पाइप खोलकर आग लगा ली। लेकिन पुलिस वालों ने जान पर खेलकर उसे दबोच लिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 11 पुलिस वाले भी झुलस गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल नाम के जिस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया, उसके हाथों में चमचमाता हुआ छुरा दिखाई दे रहा है। पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मची है। पुलिस इधर से उधर दौड़ रही है। फ्लैट से धुएं का गुबार उठ रहा है और आखिर में राहुल नाम का लड़का पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों एक बेटे ने पिता को इतनी बेरहमी से मार डाला। कौन है ये हत्यारा बेटा, करता क्या है और क्यों वो अपने बुजुर्ग माँ बाप पर जानलेवा हमला करने लगा। पूरी हकीकत सुनिए। अपने पिता का मर्डर करने वाले लड़के का नाम राहुल है। पहले इसी अपार्टमेंट में अपने बुजुर्ग पिता रविंद्र माटा और मां विभा पाटा के साथ रहता था। वो कनाडा में मर्चेंट नेवी में नौकरी भी कर चुका है, लेकिन उसकी गंदी आदतों के चलते पिता रविंद्र माटा ने राहुल माटा को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। राहुल की बदतमीजी इतनी बढ़ गई थी कि उसे सोसाइटी से बाहर कर उसके घर घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सोसाइटी में एंट्री बैन से बौखलाया राहुल माटा रविवार को अपने साथ नारियल काटने वाला छुरा लेकर पहुंच जाता है, लेकिन सोसाइटी के गेट पर वॉचमैन उसे रोक देता है। राहुल गार्ड से हाथापाई करने लगता है। इतने में उसके पिता रविंद्र माटा वहां पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही उसे डांटते हैं, राहुल पिता पर छुरे से वार कर देता है। राहुल माटा के सिर पर खून सवार था। दरअसल सबसे पहले उसने अपने पिता रविंद्र माटा के ऊपर हमला किया। 2 मिनट 36 सेकंड के अंदर उसने अपने पिता पर 36 बार चाकू से वार कर दिया। इसके बाद उसके रास्ते में जो आया उस पर वो वार करता चला गया। आखिरकार पुलिस ने उसे कई घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि राहुल माटा कनाडा में 2 साल तक जेल काट चुका है। इसे कनाडा से डिपोर्ट करके भारत भेजा गया था। क्या है राहुल माटा और उसकी फैमिली का कनाडा कनेक्शन? खुलासा इसका भी होगा। दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं दिल्ली के हत्यारे बेटे की इनसाइड स्टोरी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अपने अवैध संबंधों की ही वजह से
ऐसी नौबत आई कि शख्स ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। पिता कनाडा में रहते थे, वहां से दिल्ली आए, ये सब कुछ देखा और फिर जब बवाल मचा तो पिता को बेरहमी से मार दिया। दिल्ली में मधु विहार के अजंता अपार्टमेंट की सोसाइटी के गेट पर एनआरआई पिता की हत्या करने वाले बेटे की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस मर्डर से पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच जाता है। हम आपको बता दें कि मृतक रविंद्र माटा कनाडाई नागरिक हैं। 20 साल से वो कनाडा में रह रहे थे। परिवार में पत्नी विभा माटा के अलावा 2 बेटे हैं। इनमें सबसे छोटा बेटा मुकुल माटा कनाडा में ही पिता के पास रहकर एक मोबाइल कंपनी में जॉब करता है। रविंद्र की पत्नी विभा माटा एक सरकारी पद से रिटायर हुई हैं। 1994 में अजंता अपार्टमेंट में ये फ्लैट खरीदा था जो विभा के नाम है। मां के साथ ही बड़ा बेटा राहुल रहता था, लेकिन उसकी बुरी आदतों और गलत बर्ताव की वजह से कुछ समय पहले ही उसे अलग कर दिया गया था। खर्चे के लिए राहुल अपनी मां से डिमांड करता था। बताया जाता है कि वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में भी था, जिसके 15 और 16 साल के 2 बच्चे हैं। मां को शक था कि कहीं महिला और उसके बच्चे फ्लैट पर हक न जता लें। इसके बाद राहुल की मां ने कनाडा फोन करके पति रविंद्र माटा को इसकी जानकारी दी और वो कनाडा से अक्टूबर में दिल्ली आ गए। 1.5-2 साल से यहाँ रहता था। अभी वो अपनी माँ को मारता पीटता था, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, जो उसके फादर रविंद्र माटा हैं, उनको कनाडा में नौकरी करते हैं, उनको बुलाया हुआ था। पिता की हत्या करने वाला राहुल भी कनाडा में जॉब कर चुका है। वहां रहते हुए राहुल पर एक विदेशी महिला के साथ यौन उत्पीड़न के केस में 2 साल तक जेल में रहा। बाद में उसे भारत रिपोर्ट कर दिया गया और अब उसकी बुरी आदतें इतनी बढ़ गईं कि उसने पिता की हत्या ही कर डाली। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।